कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, जो लोग कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर हिम्मत होती है और ऐसे ही कुछ पुरजोश कहानियाँ लेकर हम हर एक हफ्ते हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। आज फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं, आज फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूँ आपके साथ रेशमा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम सब आज डिजिटल हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि जब जब इंसान तरक्की करता है वैसे वैसे ज़िंदगियां बदल जाती हैं और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल होने की वजह से हम पीछे छोड़ आए हैं, जैसे किताबें पढ़ना या फिर किताबें जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं उनसे हम लगातार दूर हो जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मुसलसल टीवी देखना या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र भी साबित हो रहा है। और जनाब, एक ऐसा गांव है जहां एक ऐसी मुहिम चलाई गई है जहां काफ़ी देर के लिए टीवी बंद कर दिए जाते हैं, मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करता और किताबों की तरफ रुझान ऐसे में बढ़ रहा है। कौन सा है ये गांव और किसने की इसकी शुरुआत? आइए आपको मिलवाते हैं एक गांव के सरपंच से। महाराष्ट्र के सांगली जिला के एक गांव मोहितांचे वडगांव ने हर शाम एक मकामी मंदिर से सायरन बजाकर मोबाइल फोन और दीगर गैजेट्स को बंद करने और टेलीविजन सेट वगैरह को बंद करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। ये किताबें पढ़ने या एक दूसरे से बात करने का वक्त है, जबकि रात 8:30 बजे का दूसरा अलार्म डिटॉक्स की मुद्दत के खात्मे का इशारा देता है। दर हकीकत गांव के सरपंच विजय मोहिते को ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो कि लोग कुछ देर के लिए मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी आंखों को आराम दें। जब उन्होंने गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वालों ने इसे बखुशी कबूल कर लिया। और देखें कि लोग किस जोशो खरोश के साथ इस नॉवेल की मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी की तश्कील भी दी गई है। एक उपक्रम राबवलेला आहे। हमने अपने गांव के बच्चों के लिए यह पहल शुरू की, जहां हर शाम 7 बजे सायरन बजता है। बच्चों को सभी सेलफोन और टीवी बंद करके पढ़ने के लिए बोला जाता है। करीब 1.5 घंटे तक जब ये गैजेट पूरी तरह बंद हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। इससे बच्चों के पढ़ने की आदत विकसित हुई है और बच्चों के माता पिता के बीच बहुत मेलजोल बढ़ा है। सरपंच को ये ख्याल तब आया जब उन्होंने देखा कि वबाई अमराज की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया है और ऑनलाइन तालीम बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। जहां टीवी और मोबाइल ही तफरी का वाहिद जरिया थे, वहीं स्मार्टफोन्स ही थे जो तालीम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, जिसकी वजह से छोटे बच्चे मोबाइल फोन के आदी हो रहे थे और तालीम की तरफ तवज्जो खो रहे थे। विद्यार्थी विकास विद्यालय इस पहल के साथ हर शाम 7 से 8:30 बजे तक हम पढ़ने बैठते हैं। इसके साथ हम अध्ययन करने के लिए एक दिनचर्या में शामिल हो गए हैं, जिससे हमें समय प्रबंधन में मदद मिली है। बुजुर्गों का पूरा ध्यान बच्चों पर होता है। सेल फोन और टीवी और गैजेट्स बंद होने के कारण किताबों पर ध्यान दिया जाता है। इस पहल ने हम 10वीं कक्षा के छात्रों की मदद की है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इससे एक अच्छा घर बनाने में भी मदद मिली है। 15 अगस्त के बाद आजादी का अमृत महोत्सव की तर्ज पर शुरू होने वाली इस पहल के साथ मोहितांचे वडगांव गांव ने आज के दौर की 2 आदत, टेलीविजन और मोबाइल इंटरनेट से हकीकी मायनों में आजादी का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मुस्बत असर ये हुआ है कि मोबाइल की वजह से खानदान में जो राब्ता मुनक़ता हो गया था वो दोबारा शुरू हो गया है। बच्चों में पढ़ाई और तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी लौट आई है। गांव वालों ने दिलो जान से हिस्सा लिया, क्योंकि गांव के हर घर में शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक टीवी ऑन नहीं होता है और इस दौरान कोई भी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता है। महाराष्ट्र से शिवाजी कामले और रोही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दोस्तों, जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं, वो लोग हमेशा चाहते हैं कि उनका मुल्क तरक्की करे। ऐसे ही एक इंसान हैं संपन्न निगम, जो कहीं बाहर काम किया करते थे लेकिन अपने मुल्क लौट कर आए और अपने गांव वापस गए। वहां उन्होंने एक स्कूल की तस्वीर ही बदल डाली। जहां तालीम का रुझान नहीं था, वहां उन्होंने घर घर जाकर तालीम की शमा को रोशन किया, बच्चों को स्कूल में बुलाया और कमाल की बात यह है कि आज ये स्कूल एक शानदार स्कूल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इसी शख्सियत से। यूपी की राजधानी लखनऊ से मुत्तसिल जिला बाराबंकी के रहने वाले हैं संपन्न निगम। हांगकांग की एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के तौर पर अच्छी नौकरी किया करते थे, लेकिन मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने का ख्वाब लेकर वो भारत वापस आए और बीटीसी कर असिस्टेंट टीचर की नौकरी ज्वाइन की। राह में मुश्किलें कई सारी थीं, फिर भी कॉरपोरेट सेक्टर के बेहतरीन करियर को छोड़कर एक ऐसा पेशा इख्तियार किया जहां गैर यकीनी की सूरत हाल थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा और मुश्किलों पर काबू पाकर उन्होंने मुल्क की तालीमी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। शिक्षा को मैंने प्राथमिकता में ध्यान दिया और जो मैंने खुद की अपनी जो तकनीकी शिक्षा ली थी वो बर्बाद ना हो, वो मैंने यहाँ पे बच्चों को ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ जोड़ दिया और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। बच्चों ने उसको ट्रेडिशनल टीचिंग में, बच्चों को टेक्नोलॉजिकल टीचिंग में हर चीज़ उन्होंने सीखी। आज बच्चों को जो इस तरह की एजुकेशन समाज ने देखी तो समाज ने खुले हाथ से हमारे विद्यालय को सपोर्ट किया। आज विद्यालय में सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक इंटरनेशनल स्कूल में होनी चाहिए। बाराबंकी जिले के फतेहपुर ब्लॉक के तहत बिशनपुर प्राइमरी स्कूल के 39 साला असिस्टेंट टीचर संपन्न ने नतीजे की फिक्र किए बगैर सिर्फ अपनी कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की और उन्होंने अपने स्कूल की तस्वीर ही बदल डाली। स्कूल की खस्ता हाली और ना के बराबर बच्चों की तादाद को देखकर स्कूल में जबरदस्त तब्दीलियां की। सबसे पहले गाँव वालों को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की तरगीब दी। उन्होंने लोगों को बच्चों की अच्छी तालीम का यकीन दिलाया। इसके लिए असातिज़ा से उन्हें भरपूर ताउन मिला और साथ ही कुछ एनजीओज ने भी उनकी मदद की। इसके साथ साथ अपने ताउन से स्कूल को उन्होंने बहाल करना शुरू कर दिया। साल 2022 तक शहर के तमाम प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़कर गांव का ये सरकारी स्कूल इस तरह जदीद हो गया है कि आज इस स्कूल में अंग्रेजी मीडियम से तमाम क्लासों में डिजिटल बोर्ड के जरिए पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लासेज और कंप्यूटर लैब भी दस्तयाब हैं। बच्चों के लिए पुरकशिश झूले, हर क्लास में जदीद फर्नीचर, स्कूल की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे, पीने के लिए आरओ का पानी, इन तमाम इंतजामात का असर है कि गांव के तमाम तबकों के बच्चे एक ही छत के नीचे इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं। स्कूल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लड़कियों की तालीम में शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए बहुत से काम किए गए हैं। घर घर हौसला अफजाई से स्कूलों में लड़कियों के लिए बैतुल खला और दीगर मुतालिका जरूरी चीजों का ख्याल भी रखा गया है। पिछले 5 सालों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम सब के लिए एक बेहतर ग़िज़ा बहुत ज़रूरी होती है।
हमें अच्छी ग़िज़ा मिलेगी तो जाहिर है कि हम सब सेहतमंद कहलाएंगे। लेकिन ये अच्छी सेहत हमें अच्छी ग़िज़ा से जो मिलती है, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम गायों का भी भरपूर ख्याल रखें। जी हाँ, इन गायों से हमें एक अच्छा दूध मिल जाता है और जब अच्छा दूध वही होता है जो हमें सेहतमंद रख सके। लेकिन अब ये अच्छा दूध कैसे बनाए गायें, यानी गायों को भी अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अच्छी ग़िज़ा कैसे बने, उन्हें भरपूर ग़िज़ा कैसे मिले, इसके लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। कौन सी है ये मुहिम? आइए आपको लिए चलते हैं एक गौशाला में और बताते हैं कि वहाँ गायों का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। दुनिया के कोने कोने में गुज़िश्ता चंद दिनों में खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इस बढ़ती हुई मांग की एक वजह कोरोना जैसी वबा भी है। इस वबा के बाद दुनिया भर में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक को लेकर आगाही में इजाफा हुआ है, जो वाकई नाकाबिले तसव्वुर है। खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक में दूध का किरदार अहम है, इसलिए जरूरी है कि इसकी पाकीज़गी और ग़िज़ाइयत के हवाले से भी बामानी इक़दाम किए जाएं। इसी सोच के साथ इंतजामी खिदमत से रिटायर अफसर डॉक्टर SP गुप्ता ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने गायों के लिए ऐसी ग़िज़ाई खुराक में इजाफा किया है, यानी सब्ज घास की काश्त का नया तरीका, जिससे न सिर्फ दूध बढ़ता है बल्कि गाय की सेहत भी अच्छी रहती है। इंतजामी खिदमत से रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर SP गुप्ता गुज़िश्ता 9 सालों से कामधेनु संस्थान के जरिए गायों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। डॉक्टर SP गुप्ता की खासियत गाय की खुराक को बगैर किसी जमीन के काश्त करना है। हाइड्रोपोनिक तरीके से वो रोजाना गायों के लिए तकरीबन 500 किलो चारा उगाते हैं और इस चारे को खाने से उनकी गायें आला मेयार का दूध देती हैं। डॉक्टर SP गुप्ता ने हरियाणा के नूहू के बिस्सर गांव में तकरीबन 2 एकड़ पर एक गौशाला भी बनाई है, जिसमें 200 से ज्यादा देसी गायें हैं और इस गौशाला में हाइड्रोपोनिक्स के जरिए वीट ग्रास की तर्ज पर घास उगाई जाती है। एक नई टेक्नोलॉजी है ये। यही नहीं, यहाँ पर ज्वार, मक्का और जौ की घास भी उगाई जाती है, जो गायों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होती है। 48 आवर्स इसको भिगोते हैं पहले। जैसे मक्का लगाया हमने, ये जौ है जो आप देख रहे हैं। 72 घंटे हम फिर इसको भिगो के रखते हैं बोरी के अंदर। फिर इसको जब ये अंकुरित हो जाता है थोड़ा, फिर इन ट्रेज में रखते हैं। फिर ड्रॉप के द्वारा पानी पड़ता है ये, और 1 फुट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा ही बढ़ा सकते हैं। और फिर हर रोज़ हमारी ये प्रयास अभी 5 क्विंटल पर डे हम जो है ये दें। प्रोटीन्स है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो बहुत सी इसमें समस्या भी दूर होगी और जो हम इतना खर्च करते हैं दूसरे अनाज पर, उसमें भी कमी आएगी इसमें। कामधेनु इंस्टीट्यूट में इस नए हाइड्रोपोनिक फूडर हाउस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर अहिंसा विश्व भारती के जैन आचार्य लोकेश मोनी भी मौजूद थे। इस नए इक़दाम से न सिर्फ गाय के दूध की पैदावार में इजाफा हो रहा है, बल्कि गायों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक छोटी सी बॉल जहाँ खेलने के काम आती है, क्रिकेट खेलने के काम आती है, लेकिन अगर आपको ये एहसास हो जाए कि एक बॉल गंदे तालाबों को और नालों को साफ कर सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, एक ऐसी ही बॉल बनाई गई है जो गंदगी को साफ करती है। कैसे बनाई गई ये बॉल और कैसे करती है ये काम, आइए जान लेते हैं। टेबल टेनिस जैसी नजर आने वाली इस गेंद में वो हैरत अंगेज फॉर्मूला पोशीदा है जो गंदे तालाबों या फिर नालों को साफ करने की ताकत रखता है। सरगोजा जिले के अंबिकापुर में रहने वाले साइंसदान डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा ने ये गेंद तैयार की है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने इसे बैक्टीरियल ई बॉल का नाम दिया है। जो ये ई बॉल है, ये माइक्रोब्स का एक कंसोर्टिया है, जिसमें लगभग 14 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया को हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा चूना का पाउडर में इसको हम लोगों ने ऐसे कैरियर बना करके 30 से 40 ग्राम का एक बॉल तैयार किया है। अब सवाल ये है कि ये छोटी ई गेंद गंदे तालाब या नालों को कैसे साफ करती है।
डॉक्टर शर्मा का कहना है कि तकरीबन 14 साल की तहकीक में उन्होंने इस फॉर्मूले पर तवज्जो मरकूज की कि आबी ज़खायर में कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स को पानी में ही खत्म कर दिया जाए बगैर किसी ज़िमनी असरात के। चूँकि इस ई गेंद में बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, इसलिए वो तालाब में जाते ही और उसे अपने ग़िज़ाई उन्सुर के तौर पर ले लेती है। इन गेंदों को तालाब में मुकर्ररा दिनों तक रखने के बाद गंदे पानी का pH लेवल 7 के करीब और TDS की सतह 250 के करीब आ जाती है, यानी तालाब का पानी साफ सुथरा हो जाता है और इतना साफ कि पिया भी जा सकता है। तालाब या जल स्रोत में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है उसको ये न्यूट्रिशनल यूज़ करता है और न्यूट्रिशनल यूज़ करने के बाद पानी को ये क्लीननेस करता है और पानी की जो pH का वैल्यू है जो सामान्यतः 7 होना चाहिए तो ये 7 लाता है। उसके अलावा जो TDS वैल्यू है ड्रिंकिंग वाटर का वो इसमें सुधार पाया जा रहा है। साथ ही साथ पानी का COD और BOD लेवल भी काफ़ी सुधर रहा है। डॉक्टर शर्मा की ये बैक्टीरियल ई गेंद मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक है, दीगर जानदारों और माहौलियात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि ये गेंदें पानी में रहती हैं। स्वच्छ भारत मिशन से वाबस्ता अंबिकापुर के ओहदेदारों ने इस गेंद को आजमाया। वो इसके नताइज से इतने मुतासिर हुए कि इन बैक्टीरियल गेंदों को अब शहर के तमाम तालाबों और गंदे नालों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मेथड हम पहले अपनाते थे तालाबों को साफ करने के लिए, पहले पूरी तालाब की क्लीनिंग करते थे और उसको डी वाटरिंग करते थे और फिर फ्रेश वाटर उसमें डालते थे। इसमें एक बहुत खर्च होता था और एक टाइम टेकिंग भी था कि पानी को ख़त्म करें और फिर दोबारा वाटर को रिचार्ज करना तालाब को बड़ा एक टिपिकल काम था। लेकिन इसके ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमको पानी का लॉस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और हम उसमें बहुत ही अच्छा इस पर रिजल्ट हम लोगों को मिला है। इस छोटी गेंद के बारे में अंबिकापुर और पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरी रियासतों के लोग भी जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इनका इस्तेमाल गंदे तालाबों को साफ करने के लिए किया जा रहा है। अब इस गेंद की शोहरत नेपाल तक पहुंच चुकी है। दरअसल ये छोटा सा बैक्टीरियल ई बॉल गंदे पानी के ज़खायर को बगैर किसी परेशानी के साफ करती है। बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है अब और न ही ज्यादा बजट की। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ख़वातीन का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर से उनकी जानो माल की हिफाजत करना भी सबका फ़र्ज़ बन जाता है और इसके लिए सरकार कोशिशें भी करती रहती है। लेकिन अब एंटी रेप स्लीपर भी बहुत जल्द हम सबके सामने आने वाली है और ये एक ऐसी स्लीपर है जिसे पहनने के बाद ख़वातीन अपनी हिफाजत खुद ही कर पाएंगी। कैसे करती है ये काम एंटी रेप स्लीपर, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये स्लीपर, जो कि एक आम स्लीपर की तरह नजर आती है, बहुत सी खूबियों की हामिल है। कलबुर्गी की 10वीं जमात की तालिबा विजय लक्ष्मी बिरादर ने इसे खास मकसद के लिए बनाया है और इसे नाम दिया है एंटी रेप स्मार्ट फुटवियर। इसे पहनने वाली लड़की पर अगर कोई जिस्मानी हमला करेगा तो बिजली का झटका लगेगा और ऐसे में लड़की जान बचाकर भाग जाएगी। When an attacker is trying to attack us, we just need to all to do is just wear this and kick the attacker. When we kick the attacker, the nails which are present at the front will pass electric shock to the attacker's body. So when he gets electric shock, we get some time to escape from there and save ourselves. अब अगर 3-4 लड़कों का ग्रुप किसी लड़की पर हमला करे तो इस स्लीपर के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजामात हैं। ब्लिंक ऐप टेक्नोलॉजी से लैस GPS लड़की के वालिदैन और पुलिस को पैगामात भेजेगा। इस स्लीपर में मोबाइल नंबर महफूज करने का भी इंतजाम किया गया है।
इस स्मार्ट फुटवेयर में स्लीपर के दोनों पैरों के लिए अलग अलग अलार्म सिस्टम है। ऐसे खुसूसियात के हामिल जूते पहनने वाले को कोई परेशानी नहीं होती। इसमें बैटरी और सेल का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि चप्पल पहनकर चहलकदमी करते हुए बैटरी खुद ही चार्ज हो सके। विजय लक्ष्मी को इस स्मार्ट स्लीपर बनाने में उनके साइंस टीचर और गाइड सुमैया खान ने मदद की है। ये एंटी रेप स्मार्ट फुटवेयर मॉडल हाल ही में गोवा में इंडिया इंटरनेशनल इन्वेंशन एंड इनोवेशन एक्सपो में नुमाइश के लिए पेश किया गया था और साथ ही इसने चांदी का तमगा भी जीता था। साथ ही इस लेडीज सेफ्टी फुटवेयर को 2023 में मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी साइंस एक्सपो के लिए भी मुंतखब कर लिया गया है। लड़कियों के फिजिकल हरासमेंट या फिर रेप के वाकयात सुनकर परेशान हो गई थी विजय लक्ष्मी और इसीलिए वो कुछ अलग करना चाहती थी ताकि लड़कियों की हिफाजत की जा सके। विजय लक्ष्मी और उनकी टीचर ने 2018 से इस डिवाइस पर काम करना शुरू कर दिया था और उनकी कोशिशें रंग लाई और रिस्पांस भी बेहद पुरजोश नजर आ रहा है। अब उनकी कोशिश है कि इस फुटवेयर को मार्केट में भी उतारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, भारतीय खवातीन की जब बात की जाती है तो सबसे पहले ख्याल आता है उनकी खूबसूरती का और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है साड़ी। जी हाँ, अगर ये साड़ी पटोला साड़ी कहलाए तो फिर बात कुछ अलग ही बन जाती है। जी हाँ, पटोला साड़ी की अपनी एक अलग तारीख है। बहुत पहले वक्त से ये साड़ियाँ बनाई जा रही हैं और ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती आ रही हैं। ये साड़ियाँ आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं, उतनी ही मशहूर हैं जितना कि पहले हुआ करती थी। इन्हें बनाने का भी एक ख़ास अंदाज़ हुआ करता है और इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है और जो भी खातून इस पटोला साड़ी को पहनती है उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए आज आपको पटोला साड़ी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। पटोला हाउस गुजरात के पाटन में पटोला साड़ियों की बुनाई का मरकजी मरकज। यहाँ सालवे खानदान पटोला साड़ियों के 900 साल पुराने विरसे को जिंदा रखे हुए है। कहा जाता है कि पटोला साड़ियों की बुनाई पहली बार 11वीं सदी में शुरू हुई थी। सोलंकी खानदान के राजा कुमारपाल ने महाराष्ट्र के जालना से पटोला के 700 खानदानों को पाटन में आबाद होने की दावत दी थी और सालवे उनमें से एक है। इस तरह से पाटन पटोला की रिवायत शुरू हुई। पटोला साड़ियाँ हाथ से बनाई जाती हैं। ये मुकम्मल तौर पर प्रिंटेड हैं। इसमें धागे को इतनी बारीकी से बांधा और रंगा जाता है कि ये एक डिजाइन बन जाता है। पूरी साड़ी के ताना और बाना दोनों को इतनी गिनती से अलग अलग कलर से डाई करते हैं क्यों जब बुनाई करते हैं तो दोनों का क्रॉस मैच होकर डिजाइन तैयार होती है। इतना गिनती से कलर किया है। दूसरे कपड़े में क्या होता है, कपड़ा बुनाई करने के बाद छपाई काम होता है। यहाँ पहले धागे डाई करते हैं, बाद में बुनाई करते हैं, तो ये पूरा रिवर्स प्रोसेस है। पटोला साड़ियों में रिवायती कुदरती रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक साड़ी पर औसतन 4 से 5 रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक साड़ी तैयार करने के लिए 4 से 5 कारकुनों की जरूरत होती है। 18-19 तरीक़ेकार के साथ 4 से 6 माह लग जाते हैं एक साड़ी में। पटोला साड़ियों की खासियत इस बात से समझी जा सकती है कि एक असली पटोला साड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है और इसकी कीमत 6 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। एक साड़ी बनाने में मिनिमम 4 से 6 महीने लगते हैं और ये जो टाइम है वो इस पर डिपेंड करता है कि जितने साड़ी में कलर ज़्यादा है उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। पटोला साड़ियाँ खास तौर पर बादशाहों और राजाओं की रानियों के लिए बनाई जाती थी। पाटन में पटोला करगा 11वीं सदी में आया था, जब राजा हर रोज अपनी पूजा के लिए पटोला का इस्तेमाल करना चाहते थे। तभी से सालवे खानदान भी इस रिवायत पर अमल पैरा है। इस वक्त सालवे खानदान की 28वीं नस्ल पटोला साड़ियाँ बनाने में मसरूफ अमल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, इंसान के अंदर हिम्मत हो, हौसला हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता।
और वैसे भी आजकल इंसान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर ज़िंदगी साबित हो सकता है। तो जनाब, इन सब बातों के साथ हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें अच्छी चीज़ों से हमेशा एक सबक लेना चाहिए ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी को बदल दें और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आ सके। मुस्बत ख्याल हमारे अंदर होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसी मुस्बत ख्याल के साथ बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने का दूसरों को सबब दे जाते हैं। इसी बात के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।